साइंस सरल भाषा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 का जीव विज्ञान का अध्याय 3 से मैं कुछ हेडिंग्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जो मैं पढ़ा दिया था उसमें जो शेष बच गया था उसी से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आपको मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया था, यानी आपको जनन संबंधित विशेषताएं, जनन की परिभाषा, जनन क्या है सब बताया था। जनन तंत्र क्या है, जनन तंत्र में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दो होते हैं मानव में, तो उसमें आपको हम नर जनन तंत्र का बता दिए थे सब, उसमें जो भी होता है। और मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ मादा जनन तंत्र से। तो मादा जनन तंत्र में पहला हेडिंग है हमारा मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यह पाया जाता है उदर गुहा के नीचे शरीर के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता? उदर गुहा के नीचे। उदर गुहा कहाँ होता है? नाभि के नीचे उदर गुहा बोला जाता है। शरीर को दो भागों में बांटा गया है, एक वक्ष गुहा और एक उदर गुहा। तो ये हमारा हो गया उदर गुहा, जो कहाँ होता है? नाभि के नीचे। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यानी मादा जनन तंत्र, वो कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है, उदर गुहा के नीचे। उदर गुहा के अंदर, उदर गुहा के नीचे, उदर गुहा के नीचे शरीर के अंदर। कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है, अंदर होता है। और इसमें बहुत से जननांग इस जनन तंत्र में होते हैं, जो सभी जनन क्रिया में भाग लेते हैं। इसमें जननांग भी होते हैं, कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती है। इनमें कौन कौन से जननांग भाग लेते हैं? इसमें जननांग आते हैं टोटल, जिसमें पहला आएगा प्रमुख जननांग जो मादा जनन तंत्र का होता है, वो है अंडाशय। पहले मैं आपको ये थोड़ा इसको डिफाइन कर दूं मादा जनन तंत्र को। इसका डिफिनीशन क्या होगा? इसका होगा कि यह शरीर के उदर गुहा के निचले भाग में शरीर के अंदर पाया जाता है, जिसमें जननांग और कुछ सहायक ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं, जिसके सहायक अंग और सहायक ग्रंथियां निम्न हैं: अंडाशय, अंडवाहिनी, इसमें आ जाएगा आपका अंडवाहिनी, उसके बाद से अंडवाहिनी को फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका, इसको लिख सकते हैं, या फैलोपियन नलिका, ठीक है। उसके बाद से इसमें आता है गर्भाशय, योनि, जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि के बाद आता है बाह्य जननेंद्रिय और स्तन ग्रंथि। ये आते हैं। बाह्य जननेंद्रिय आता है, बाह्य जननेंद्रिय और स्तन ग्रंथि। ठीक है। ये सारे ये जितने भी जननांग हैं मादा जनन तंत्र के, बारी बारी से हम आपको नीचे उसमें बताएंगे। प्रमुख जननांग है इसका मादा जनन तंत्र का, से सभी सहायक जननांग हैं। इसका प्रमुख जननांग है अंडाशय, ओवरी। अंडाशय ओवरी जो होता है वह
मादा का प्रमुख जननांग है, जो मादा जनन तंत्र के गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होता है, यानी कि उसको श्रोणि गुहा बोला जाता है। जो जहाँ इस उदर गुहा के निचले भाग में जो अंडाशय स्थित होता है वह श्रोणि गुहा बोलता है, और यह 2 अंडाशय होता है जो गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होता है। ठीक है। और ये गर्भाशय का कार्य, अंडाशय का कार्य क्या होता है? अंडाशय युग्मक का निर्माण करता है, मादा युग्मक का, और अनेक प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन को स्रावित करता है। ठीक है। तो क्या करता है अंडाशय? अंडाशय टोटल कितने होते हैं? 2 होते, और श्रोणि गुहा में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? श्रोणि गुहा में स्थित होते हैं, श्रोणि गुहा में। ठीक है। और ये कौन हार्मोन स्रावित करते हैं? अनेक प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन स्रावित करते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन में जैसे एस्ट्रोजन आ जाएगा, एंड्रोजन आ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन आ जाएगा। कई हार्मोन है जो सभी जनन क्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है। युग्मक निर्माण में भाग लेते हैं। अब उसके बाद से अंडाशय के बाद हमारा आ जाएगा अगला, इसमें अंडाशय का बनावट है। आगे अंडाशय का बनावट थोड़ा सा देख लेंगे। अंडाशय का बनावट है, अंडाशय, दोनों अंडाशय 3 सेंटीमीटर लंबे, 3 cm लंबा और 1.5 cm चौड़े होते हैं। ठीक है। तो 3 cm लंबे और 1.5 cm चौड़े होते हैं। गर्भाशय में अनेक प्रकार की श्रोणि भीति स्नायु द्वारा अंडाशय गर्भाशय से जुड़ा रहता है। आपको एक बार फिगर पे समझा दे रहे हैं। ये हमारा मादा जनन तंत्र है, और मादा जनन तंत्र के ये दोनों तरफ क्या है? अंडाशय है। जो यहाँ एक है, इसको बोलेंगे अंडाशय। क्या बोलेंगे? अंडाशय। और ये दोनों तरफ स्थित है। तो ये दोनों अंडाशय स्नायुओं द्वारा किससे जुड़े रहते हैं? गर्भाशय से। ये पूरा गर्भाशय हो गया। ठीक है। ये बच्चेदानी इसको बोलते हैं, बच्चेदानी भी बोलते हैं, गर्भाशय हो गया। और ये जो अंडाशय होता है वह जनन उपकला उत्तक से बना होता है, इसका आंतरिक परत, और उसमें स्ट्रोमा में पुटक का निर्माण होता है। किसमें? अंडाशय में। और उस पुटक में अनेक पुटिकाएं होती हैं। अनेक का मतलब 4 लाख पुटिकाएं होती हैं, जो हमेशा नष्ट भी होती रहती हैं। और अंडोत्सर्ग के बाद जो पुटक होते हैं, जब अंडोत्सर्ग हो जाता है, अंडाशय से अंडाणु जब निकल जाते हैं, तो पुटक स्टेरॉयड हार्मोन स्रावित करते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो उस अंडाशय को सुरक्षित रखते हैं। किसमें? अंडवाहिनी में। ये अंडवाहिनी है, आगे इसको हम बताएंगे। ओके। उसके बाद से जब अंडोत्सर्ग हो जाता है और गर्भावस्था नहीं होता, यानी कि शुक्राणु जो योनि से होकर, जो संभोग के दौरान शुक्राणु इसमें वीर्य स्खलित होते हैं, तो वीर्य से शुक्राणु जो निकलते जब यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ नहीं पहुँच पाते, जब गर्भावस्था नहीं हो पाता, दोनों का मेल नहीं हो पाता, दोनों का मतलब शुक्राणु और अंडाणु का, उसके बाद से वह अंडाणु जो होता है वह नष्ट हो जाता है और मासिक स्राव के रूप में बाहर आ जाता है। इसी मासिक स्राव से अंडाणु नष्ट होकर बाहर आता है, और एक मादा 12 वर्ष की उम्र में अंडाशय से अंडाणु निर्मोचित करने लगती है, उसमें स्वतः होने लगता है, और यह क्रिया 50 वर्ष तक चलते रहता है। यानी 12 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक प्रत्येक 28वें दिन वह एक अंड का उत्सर्जन करती है,
और उस अंडा के उत्सर्ग वह अंडा का उत्सर्ग प्रत्येक 28वें दिन होता है और लगभग अपने जीवन काल में पूरे जीवन काल में एक मादा 450 अंडाणु निर्मोचित करती है यानी उत्सर्जित करती है। ये आंकड़ा 450 जो अंडाणु का संख्या है वो एनसीईआरटी बुक का है, दूसरे बुकों में अलग अलग दिया है। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे कि अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है और इससे कई हार्मोन भी स्रावित होते हैं। इसके अंदर पुटक होते हैं और पुटक से पुटक में करीब 4 लाख पुटिकाएँ होती हैं और पुटिकाएँ हमेशा नष्ट भी होती रहती है। ठीक है, अब है हमारा यहाँ पे अगला अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका। तो अंडवाहिनी क्या है, ये 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। अंडवाहिनी कितनी लंबी, 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और अंडवाहिनी अंडाशय से लेकर कहाँ तक, गर्भाशय तक जुड़ी रहती है। इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। ये अंडवाहिनी 2 अंडाशय है, 2 ओवरी है, तो फैलोपियन ट्यूब भी यानी अंडवाहिनी भी 2 है, एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, तो अंडवाहिनी 12 सेंटीमीटर लंबी होती है जो शुरू में चौड़ी होती है, किसके तरफ, अंडाशय की तरफ, और ये एक हाथ की तरह होती है यानी कि ये अंगुली की तरह, यहाँ पे अंगुली की तरह ये पकड़ी हुई रहती है। और जैसे अंडाणु जब परिपक्व हो जाते हैं तो उसे निर्मोचन के दौरान यह उसे कैच कर लेती है, रोक लेती है और रोक कर यह धीरे धीरे इसको क्या करती है, आगे बढ़ने देती है। आगे पतली नली होती है, नली आगे पतली होती जाती है और इस फैलोपियन नली के अंदर सीलियाएँ होती हैं। सीलिया मतलब रोमेदार परत होती है, इसमें रोमे होते हैं और ये जो रोमे होते हैं वे रोमे अंडाणु को आगे बढ़ने देते बट पीछे घसकने नहीं देते, पीछे वो सरक कर नहीं आ पाता है। ओके, इस प्रकार से अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब का परिभाषा आप जान लें। ये कुल 12 सेंटीमीटर लंबी पतली अंडाशय से शुरू होकर अंडवाहक नली गर्भाशय तक फैली रहती है, गर्भाशय तक होती है, जो मांसल संकुचनशील होती है और इसका आंतरिक परत सीलिया युक्त होता है। तो सीलिया का कार्य क्या होता है, सीलिया का कार्य होता है अंडाणु को आगे की ओर जाने देना, पीछे नहीं आने देना। ठीक है, अब अगला आता है हमारा गर्भाशय, जिसको बोलते हैं यूटेरस या बच्चेदानी। तो गर्भाशय क्या होता है, गर्भाशय को हम कह रहा है इसमें गर्भाशय जो होता है ये उल्टे नाशपाती की तरह होता है। कैसे होता है, उल्टे नाशपाती की तरह, नाशपाती की तरह होता है, एकदम सेम उल्टे नाशपाती की तरह होता है। और ये 7.5 cm लंबा होता है और 5 cm चौड़ा होता है। तो कितना लंबा हो गया, 7.5 cm लंबा और 5 cm चौड़ा हो गया। ठीक है, और ये पूरा गर्भाशय जो होता है वह जब मादा गर्भावस्था को धारण करती है तो उस समय गर्भ का यह भरण पोषण करता है और गर्भ को उसमें बड़ा होने में मदद करता है। गर्भाशय एक पेशीय रचना होती है जो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। इसके 3 परत निम्न है, 3 परत में पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों परत अति महत्वपूर्ण होते हैं। ये तीनों परत हैं गर्भाशय के। पहला है गर्भाशय, परिगर्भाशय है, पहला है परिगर्भाशय, पहला परिगर्भाशय, दूसरा है गर्भाशय और तीसरा है गर्भाशय पेशी स्तर
पहला हो गया परिगर्भाशय, दूसरा हो गया गर्भाशय पेशी स्तर, दूसरा हो गया आपका गर्भाशय पेशी स्तर, और तीसरा हो गया गर्भाशय अंतःस्तर। ठीक है, तो इस तरह से गर्भाशय एक मांसल रचना होती है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भ का भरण पोषण करती है। ये गर्भाशय 7.5 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद से गर्भाशय जो होता है वह निचले सिरा पर पतला हो जाता है, और पतला होकर, इसका नाम गर्भाशय है, हम इसको लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, गर्भाशय। और इसका ये जो पतला हो जाता है, ये जो द्वार होता है गर्भाशय का बाहर आगे खुलता है, इसको बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं? ग्रीवा बोलते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इसको ग्रीवा बोल दिए। अब अगला हेडिंग हमारा आता है, और ये ग्रीवा जो होता है वो आगे आके किस में खुलता है? योनि में। किस में खुलता? योनि में खुलता है। इसका नाम है योनि। ओके, अगला हमारा हेडिंग योनि है। योनि क्या है? यह योनि 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी, 7 से, हम आपको दिखाएंगे, 7 से 10 cm लंबी पेशी या नली होती है। पेशी या नली होती है। ठीक है, कितनी लंबी? 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी ये पेशी या नली होती है, जो भग या वल्वा के द्वारा, ये जो योनि का खुलने का बाहर है ये छिद्र, इसको बोलते भग या वल्वा। क्या बोलते? भग या वल्वा। ये शरीर से बाहर खुलता है। योनि जो होता है वह भग या वल्वा द्वारा शरीर से बाहर की ओर खुलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि योनि ग्रीवा, यहाँ गर्भाशय का जो मुख था वह योनि में खुला, और योनि ग्रीवा द्वारा शरीर के, योनि भग या वल्वा द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। ठीक है, और योनि कितना लंबा होता है? 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, अब यहाँ आप एक बात जानोगे कि योनि में एक हाइमेन नामक पतली झिल्ली होती है। क्या होती है? हाइमेन नामक पतली झिल्ली होती है। इसको बोलते हैं हाइमेन। हाइमेन नामक एक पतली झिल्ली होती है जो छोटी उम्र में या बड़े उम्र में साइकिल सवारी, घोड़सवारी, खेल कूद में, कहीं चढ़ने उतरने पर या संभोग करने के दौरान पहली बार वो फट जाती है, और जीवन में फिर उसके बाद उसका निर्माण नहीं होता है। उसके बाद से हमारा आता है बाह्य जननेंद्रिय, अगला हेडिंग। ठीक है, अगला हेडिंग आता है बाह्य जननेंद्रिय। बाह्य जननेंद्रिय यह योनि के ये भाग पर पाई जाती है। यहाँ जो भग है, इस भग के ऊपर कई परत में ये पाई जाती है बाह्य जननेंद्रिय। क्या पाई जाती है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, बाह्य जननेंद्रिय। अब ये बाह्य जननेंद्रिय 3 प्रकार के होते हैं। जघन शैल होता है, बृहद भगोष्ठ होता है, 4 प्रकार के होता है। जघन शैल, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ और भगसेप। तो इसमें जघन शैल जो होता है वह जघन शैल यह भग के पास वसामयी गद्देदार सघन बालों से ढका रहता है। यहाँ योनि के पास, योनि के ऊपर जो सघन बालों वाला परत होता है, गद्देदार जो होता है, और यहाँ पे योनि जो होता है, भग होता है, उसके पास जो घने बाल होते हैं, सघन बाल, जहाँ गद्देदार जगह होता है, स्थान होता है, मांसल होता है पूरा, इसको बोलते हैं जघन शैल। जघन शैल के ठीक नीचे
बृहद भगोष्ठ होता है और बृहद भगोष्ठ के नीचे ठीक लघु भगोष्ठ होता है। भग सेफ जो होता है वह भग सेफ ऊपरी भाग में दो बृहद भगोष्ठों के मिलने से बनता है। ऊपरी भाग में दो बृहद भगोष्ठों के मिलने से क्या बनता है? भग से बनता है। ठीक है। अब इसके बाद से हमारा अगला हेडिंग आता है स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि क्या होता है? स्तन ग्रंथियाँ ये मैं बता दूं, यह बक्ष गुहा में स्थित होती हैं। कहाँ स्थित होती हैं? ये बक्ष गुहा में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती हैं? ये बक्ष गुहा में स्थित होती हैं, यानी कि सीने पर स्थित होती हैं, सीने वाले भाग में, जो संतति को पोषित युक्त आहार दुग्ध द्वारा स्रावित कर प्रदान करती है। स्तन ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन के द्वारा मादाओं में उभार आता है। उसके बाद से जब मादाएं गर्भावस्था को धारण करती हैं तो स्तन ग्रंथि में पूरा उभार होता है और वह भरपूर बढ़ जाता है, उसमें दूध भरपूर हो जाता है। गर्भावस्था पूरा होने पर जब बच्चा प्रसव द्वारा शरीर से बाहर आता है तो उसके भरण पोषण के लिए। अब इसके स्तन का बनावट क्या होता है? स्तन जो होता है, स्तन 15 से 20 पालियों में बटा होता है। स्तन जो होता है, आपको मैं बता दूं, 15 से 20 पालियों में बटा होता। ठीक है। 15 से 20 पालियों में बटा होता है और प्रत्येक पालियों में कुपिका नामक कोशिका गुच्छ होता है, यानी कोशिकाओं का ढेर सारा गुच्छा होता है और इन्हीं कोशिकाओं में दूध का निर्माण होता है और यही दूध स्रावित होकर स्तन वाहिनियों से फिर दुग्ध वाहिनियों में और दुग्ध वाहिनियों से होते हुए जो स्तन ग्रंथि का अगला भाग जो होता है, जिसको निप्पल बोलते, अगला काला भाग जिसको निप्पल बोलते, उसी से होकर शरीर के बाहर निकलता है और जिसे शिशु जो होता है वह प्राप्त कर अपना भरण पोषण करता है। बस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं इतना ही बता दूं आपको। आप ध्यान से पढ़ें, वीडियो रोक कर बीच में पढ़ें। जो भी त्रुटि हो कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं, क्योंकि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको भरपूर मदद दे।